पेपर पे अनाउंसमेंट है, टीवी पे अनाउंसमेंट है, ट्रकों के पीछे है, ऑटोज़ के पीछे है, हर जगह ये नारे तो दिखता है बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, पर इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कैसे बचाओ? क्या इन्हीं के नेताओं से बचाओ? क्या कुलदीप सिंह सेंगर या बृजभूषण जैसे लोगों से बचाओ? महिलाओं के बारे में पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में चर्चा होनी चाहिए। लगातार मैं उसके मामले में प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को लिख चुकी हूँ कि महिलाओं के विषय पर डेडिकेटेड सेशन होना चाहिए। गांव की महिलाएं हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो अभी भी उस झांसे में है। फ्री स्कीम्स का जो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, फ्री राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो अभी भी हमारी बेचारी जो महिलाएं हैं अभी वो समझ नहीं पा रही हैं कि एक तरह का झांसा है। नमस्कार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं और जब ये 9 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर से ब्रांडिंग होगी। ब्रांडिंग महिलाओं को लेकर भी होगी। ब्रांडिंग ये होगी कि मोदी सरकार वो सरकार है इस देश में जिसने महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्त किया, जिसने महिलाओं को एंटरप्रेन्योर भी बनाया, जिसने महिलाओं को सेफ सुरक्षित वातावरण भी दिया और जिसने महिलाओं को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी दी। साथ ही ये भी बताएंगे कि महिलाओं को जो वो धुआं होता था उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई उज्ज्वला योजना के थ्रू। लेकिन इन तमाम ब्रांडिंग के दावों में हकीकत कितनी है, क्योंकि आंकड़े तो इस बात की पुष्टि करते नहीं हैं जो ब्रांडिंग के दावों में की जाएगी। महिलाओं की क्या स्थिति है, उनका सोशल, उनका पॉलिटिकल, उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से 2014 के बाद से दरअसल महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे योगिता भयाना जी के साथ, जो खुद महिलाओं के लिए कार्य करती है। इनका अपना फाउंडेशन है, परी फाउंडेशन, जिसके तहत महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही जो मैं अपनी भूमिका में भी बात कर रहा था योगिता जी, कि बहुत सारी ब्रांडिंग के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कागज़ों पर जब हम देखते हैं तो योजनाएं भी हमको दिखती हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक नारा चला, उसके बाद सखी जो योजना चली, सिक्योर और सेफ एक एनवायरनमेंट देने के उद्देश्य से। लेकिन क्या ये जो योजनाएं हैं या जो ये नारे हैं आपको ज़मीन पर ट्रांसलेट होते दिखे? क्योंकि आप काम करती हैं तो आपका क्या अनुभव है? देखिए, लगभग 9 वर्षों से जब से ये सरकार है और उससे पहले कुछ वर्षों से मैं लगातार मैं इन्हीं मुद्दों पर काम करती आई हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि चीज़ें नहीं बदली हैं, बट जिस तरह से भाषणबाजी होती है या जिस तरह से स्लोगन दिए जाते हैं, वो स्पीड जो इनकी बोलने की है, उस स्पीड के मुकाबले तो वो कहीं पे भी नहीं है। जो ग्रोथ पहले थी बहुत स्लो, कहते हैं ना हम इंग्लिश में बेबी स्टेप्स, जो हम कांग्रेस के समय भी देखते थे कि काम होते थे, काम दिखते थे, और बट जो स्पीड में होने चाहिए, स्पेशली जब ये निर्भया का पूरा केस हुआ 2012 में, हमें लगा चीज़ें, स्पेशली अगर हम सेफ्टी की बात करें तो चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पर 2012 के बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई और महिला सुरक्षा के नाम पर आई कि अब बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, तो लगा कि ये लोग सीरियस हैं काम करने को लेके, स्पेशली सुरक्षा, जो कि मेरा मुद्दा भी ज़्यादातर इसी से रिलेटेड रहता है। क्योंकि महिलाओं के उत्थान की अगर हम बात करें और सुरक्षा को इग्नोर कर दें तो सबसे बड़ा आज की डेट में संगीन मामला है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षा की बात करें तो 2014 में जब इन्होंने नारे लगाए, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, तो हमें बहुत उम्मीदें जगी। पर जिस शक्ति से इन्होंने नारे लगाए उस शक्ति से चीज़ें नहीं हुई हैं। पेपर पे अनाउंसमेंट है, टीवी पे अनाउंसमेंट है, ट्रकों के पीछे है, ऑटोज़ के पीछे है, हर जगह ये नारे तो दिखता है बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, पर इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कैसे बचाओ? क्या इन्हीं के नेताओं से बचाओ? क्या कुलदीप सिंह सेंगर या बृजभूषण जैसे लोगों से बचाओ? किन से बचाने की बात करते हैं ये बेटियों को? तो कहने की बात ये है कि जब ये अपने ही नेताओं पे एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर ये किससे बचाने की बात कर रहे हैं? आपने नाम लिया बृजभूषण शरण सिंह का। हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे लगभग 4 महीने, जनवरी में पहली बार बैठी थी, उसके बाद दोबारा बैठे जो महिला पहलवान हैं, और ऐसे पहलवान हैं जो पदक जीत कर आते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर एक नाम था। कठुआ में जब बलात्कार हुआ था तो हमने तिरंगा यात्रा देखी थी बलात्कारियों के समर्थन में। तो ये जो चीज़ें हैं कि महिलाओं के खिलाफ स्थितियाँ हैं और उन स्थितियों को भी ब्रांडिंग के सहारे ढके जाने की कोशिश होती है। इसमें आपको क्या लगता है कि एक समर्पण जो होना चाहिए या एक जो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको महिलाओं के हित में काम करना है, उसका अभाव है, या फिर माइंडसेट है ही ऐसा कि महिलाएं दब कर रहें और महिलाओं के बारे में ज़्यादा काम हो नहीं? क्या लगता है आपको?
ये दोनों बातें ही सच हैं जो आपने बोली। एक तो इनकी मानसिकता ही ऐसी है, अगर आप देखें कि सरकार में ऐसे-ऐसे टिप्पणियाँ आती हैं महिलाओं के प्रति, हर पार्टी विशेष की तरफ से आती हैं, बट ज़्यादातर क्योंकि सत्ता पक्ष की पार्टी को ही हम नोटिस करते हैं क्योंकि वो लोग सत्ता में रहते हैं, तो ऐसे-ऐसे बयानबाजी आ जाती है। कई बार लगता है कि अगर यही हमारा संरक्षण करेंगे तो कैसे होगा संरक्षण। दूसरी बात है विल पावर, और मतलब जब दिखना चाहिए कि ये लोग नारे तो दे रहे हैं, पर नारों को मतलब कैसे ये करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति क्या है इनकी, तो क्या इन्होंने काम किए, क्या ये गिनवा सकते हैं अदर देन जो आपने ये बोला कि ठीक है इन्होंने उज्ज्वला योजना करी और सिलेंडर दिए, उससे काफ़ी हद तक मदद हुई है, उस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट क्या वही काफ़ी है? क्या सिर्फ उसी से ही महिलाओं का उत्थान हो जाएगा या महिला सुरक्षा आ जाएगी? तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और जवाबदेही बनती है, ट्रांसपेरेंसी से इनको ज़्यादा महिलाओं के गंभीर मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत बार पिछले लगभग 4 साल से प्रयास कर रही हूँ कि नारी के 2 दिन महिलाओं के बारे में पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में चर्चा होनी चाहिए। लगातार मैं उसके मामले में प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को लिख चुकी हूँ कि महिलाओं के विषय पर डेडिकेटेड सेशन होना चाहिए, तभी आप कुछ उस पर निकाल सकते हैं सोल्यूशन। तो उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि वो डेडिकेटेड डिस्कशन करें और एक खुले विचारों से चर्चा करें, और ये जो सिर्फ जुमलेबाजी ना बन के रह जाए, वो इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आए, एक्शन प्लान के साथ बात की जाए। ठीक है। आपने कहा कि आपने लिखा कि पार्लियामेंट के अंदर डेडिकेटेड सेशन हो जिसमें महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत हो। पार्लियामेंट में तो 33% रिजर्वेशन की बात भी होनी थी। 2010 में राज्यसभा ने पास कर दिया था। 2014 में मोदी साहब ने सरकार संभाली और प्रधानमंत्री बने। इसके बाद फिलहाल जो कैबिनेट है उसमें भी 11-12 महिला मंत्री जो हैं वो लोग हैं, लेकिन रिजर्वेशन पे बात नहीं होती महिलाओं की। भाई संख्या है तो प्रतिनिधित्व तो मिले, और जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा योगिता जी, तब तक महिलाओं के मुद्दों पर मुखरता से कौन बात करेगा? तो ये प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता है? और खुद महिलाओं की तरफ से जो लोग जाते हैं और सरकार का हिस्सा बनते हैं, वो लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? तो यही आपका सबसे बड़ा मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो महिलाएं हैं वो भी तो अभी तक चुप हैं, वो भी तो पार्लियामेंट में नहीं बोल रही हैं महिलाओं के लिए या रिजर्वेशन के लिए। वही मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि वो लोग भी, क्योंकि एक समाज से आती हैं, उन्होंने देखा होगा समाज को, महिलाओं की स्थिति को देखा होगा, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंच रही हैं, जब पावर उनके पास है, तब उनका मुंह क्यों बंद होता है? क्या ये पूरा जो गवर्नेंस है या पूरी जो सरकार की व्यवस्था है या पूरी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो इतनी पैट्रियार्कियल है कि महिलाएं वहां जाकर नहीं बोल पाती महिलाओं के विषय में? जी बिल्कुल, आई थिंक यही रीज़न है कि उनको चुप करा दिया जाता है, या वो बोलने के वो पावर में नहीं है, वो पोजीशन ऑफ पावर में नहीं, हालांकि पोजीशन में है, बट फिर भी उनको पीछे से उनकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में रहती है। यही बड़ा दुर्भाग्य है, और नंबर ही हमेशा ताकत होते हैं। जैसे ही महिलाओं के नंबर बढ़ेंगे पार्लियामेंट में, वो ताकत अपने आप आएगी। जब लीडरशिप की कमान एक महिला के हाथ में होगी, अपने आप वो पावर आएगी। पर अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें घिर के रह जाती है महिलाएं, चाहे वो कितनी भी पावरफुल पोजीशंस पे बैठी हूँ, पर उनकी डोर अभी भी किसी और के हाथ में रहती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और वो बोल नहीं पाती हैं। आप देख लीजिए हमारी बाल विकास मंत्री जो हैं, महिला और बाल विकास, मैंने तो आज तक भी एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना जब भी कोई महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, स्पेशली रेसलिंग से रिलेटेड जो हमारे रेसलर्स बैठे हैं, या कोई भी रेप या बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है, तो वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती हैं। बट यही कोई विपक्ष पार्टी के किसी नेता पे तंज कसना हो या उनके विरुद्ध बोलना हो, तो सबसे पहले वो मुखर होकर बोलती हैं। बट वहीं जब महिलाओं के बारे में बात करनी होती है तो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाती हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि वो इतनी मुखर लेडी है और इतना अच्छा बात रखती हैं अपनी, पर महिलाओं के लिए ही नहीं रखती हैं। महिलाओं के मुद्दे पर चुप्पी जो है वो ओढ़ देती हैं। अच्छा योगिता जी, आप स्वयं जो हैं वो महिलाओं के इन स्थितियों के खिलाफ, मतलब जो ख़राब स्थितियां उनके खिलाफ लड़ती हैं, अच्छी स्थितियों को बहाल करने के लिए लड़ती हैं। बीते कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। काम करते हुए क्या आपने कुछ बदलाव महसूस किया कि काम करते हुए डर लगता है? कुछ लोग क्या ऑप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं क्या काम करते हुए, कि क्यों आप महिलाओं के बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, क्यों काम कर रही हैं? ऐसा कुछ बदलाव आपने भी देखा एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर? क्या देख लीजिए, आप ट्रोलिंग देख लीजिए हमारे सोशल मीडिया पर। अगर हम महिलाओं की बात रखते हैं तो पूरी ट्रेलिंग की पूरी वो लगा देते हैं। ट्रोलिंग का एक पूरा आप देख लीजिए, एक पैटर्न है।
पूरी सेना लग जाती है किस तरह से मुखर महिलाओं को की आवाज़ चुप कराने में, क्योंकि आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते। ऐसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश है, पर जो लोग बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, और चाहे ये कितनी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करें वो कुछ लोगों की आवाज़ नहीं रुकेगी। हालांकि पूरा माहौल ऐसा तैयार कर दिया गया है कि कोई ना बोले, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। पर जैसा कि है एक प्रकृति का भी कोई एक नियम होता है, और कोई ना कोई तो बोलेगा, कोई ना कोई आवाज़ रखेगा। हालांकि कोशिश इनकी पूरी है, तो आवाज़ दबाने की कोशिश पूरी है, पर एट द सेम टाइम मैं ईश्वर से ये मानती हूँ कि भारत में जो अभी स्थिति है महिलाओं की, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर इनको ये रियलाइज़ हो जाए कि काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाज़ चुप कराने से अच्छा अपनी एनर्जी उस काम में लगाएं, क्योंकि हमारे देश में हर 15 मिनट में एक अपराध हो रहा है। स्पेशली अगर यौन हिंसा की बात करें, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी इतने बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के प्रति। एसिड थ्रोइंग का आप रोज़ कोई ना कोई पढ़ लेते हैं, छोटे बच्चों के प्रति इतने अपराध हो रहे हैं, बलात्कार, शोषण, रोज़ आए दिन आप पढ़ते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को गंभीरता से अगर लें तो उनके पास समय ही नहीं होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा मिशन मोड पे इनको महिलाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कोई समय ऐसा होना चाहिए इनके लिए कि दूसरे जो काम करें उनको रोकने की ये पूरा प्रयास करें। ये गलत है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है या अपराध की जब भी घटना होती है तो उसको इनको गंभीरता से लेनी चाहिए। गंभीरता से तो तब लेंगे ना जब इनको कुछ नुकसान होता दिखेगा। नुकसान इलेक्टोरली मैं बात कर रहा हूँ। 2019 के जब चुनाव आए तो तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया मोदी सरकार को। मोदी सरकार को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट किया महिलाओं ने। भाई आप कह रही हैं, या आंकड़े कहते हैं कि स्थितियां खराब हुई हैं महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी महिलाओं का वोट तो मिल ही रहा है। या तो ये ब्रांडिंग के सहारे मिल रहा है या जो भी है, मतलब महिलाओं में रोष नहीं है। रोष नहीं है तो ये क्यों गंभीरता से लेंगे? तो इसमें आप किस तरह का गणित देखती हैं या किस तरह का सोशलाइजेशन इसमें देखती हैं कि स्थितियां खराब हो रही हैं, आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं उस पार्टी विशेष को वोट दे रही हैं? कैसे आप इसको इंटरप्रेट करती हैं? देखिए, महिलाएं अपने आप में एक वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाएं वैसे ही जो भी वोट भी देती हैं तो एक इन्फ्लुएंस में ही रहता है वो वोट उनका, हमेशा परिवार के दबाव में रहता है, या जैसा भी कह लो। पर इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग की थी। हम उस ब्रांडिंग को सुन के तो मैंने भी इनको वोट दिया था। हाँ, तो 2014 में तो जब बात आई तो बट जब लगा कि चीज़ें नहीं बदल रही, हम 1 साल मौका देते हैं कुछ। इसीलिए कहते हैं ना कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट जो गांव की महिलाएं हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो अभी भी इस झांसे में है। फ्री स्कीम्स का जो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, फ्री राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो अभी भी हमारी बेचारी जो महिलाएं हैं अभी भी वो समझ नहीं पा रही हैं कि एक तरह का झांसा है। और मुझे लगता है वो समझने में थोड़ा और समय लगेगा, बट चीज़ें अभी धीरे बाहर निकल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा झांसा दे पाएंगे आगे। ठीक है, उज्ज्वला की भी बात हमने जो की थी, उज्ज्वला में रसोई गैस पहुंचा तो दिया गया, लेकिन उसके बाद रसोई गैस की कीमतें इतनी हो गई कि वही स्थितियाँ रही कि आपको चूल्हे पर ही बनाना पड़ा। धुआं की ज़िंदगी तो आपकी फिर भी थी। अच्छा, अब फिर से 9 साल तो होने को आ गया। ब्रांडिंग तो होगी ही, क्योंकि ब्रांडिंग का ज़माना है और सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझती हैं। जब आप काम करते हैं योगिता, और जिन स्थितियों को आप देखती हैं उन स्थितियों में आपको क्या लगता है कि ये सुधरें, ये जो सिचुएशंस है महिलाओं के लिए, एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, किसी की हिम्मत ऐसी ना हो कि उनकी अस्मिता पर हाथ डाल सके या फिर किसी भी तरह की ओछी बयानबाजी करके वो पावर को एंजॉय कर सके, इसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं आपके हिसाब से? देखिए, महिलाओं के लिए तो हम भी लगातार परी में हम लोग एक जन जागरूकता का एक काम हम भी करते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि काम सरकारों की तरफ से भी होना चाहिए। खैर वो तो नहीं हुआ। महिलाओं के लिए आजकल एक सबसे बड़ा टूल है कि आप अपने अधिकारों को जानें और आवाज़ उठाएं, और ज़रूरी है कि बोलें, मुखर होकर बोलें, क्योंकि अब वो समय चला गया कि आप सहते रहें, और जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और अभी भी ऐसे कोई खास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, बट एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, आजकल बहुत सारे NGOs एक्टिव हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप अपनी आवाज़ को रखें, अपने प्रॉब्लम्स को रखें, और मुझे लगता है कि जब तक आप समस्या को बताएंगे नहीं, समस्या का समाधान भी नहीं निकलेगा। क्योंकि ये रोज़ी पिक्चर की सब कुछ ठीक है, महिलाएँ सुरक्षित हैं, महिलाएँ खुश हैं, महिलाएँ उत्पीड़न का शिकार नहीं होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होती, ये चीज़ अब एक सीक्रेट तो है नहीं कि नहीं हो रहा, वो होता है। पहले 4 दीवारी में हो रहा था, अब घर के बाहर भी हो रहा है। लोग बताते नहीं थे, अब बताने लग गई हैं महिलाएं। तो ये जितना बताएंगी तो उतना
हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि उसका सोल्यूशन होगा, उनको एड्रेसल होगा, और मुझे लगता है सरकारें भी फिर सीरियस होंगी इस काम को लेकर। मुखरता की बात आपने की, मुखरता से अपने मुद्दों को उठाना पड़ेगा। मुखरता जो है और फाइनेंशियल जो एक इंडिपेंडेंस है, वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो लेबर फोर्स का ख्याल आता है। लेबर फोर्स में जो भागीदारी है महिलाओं की, वो बहुत श्रिंक हुई है। और जो साउथ एशियन तमाम देश हैं, उनकी स्थिति पूरे विश्व से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ख़राब है। तो लेबर फोर्स में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन नहीं है, इसे आप महिलाओं की ही अनिच्छा मानती हैं, सोशल स्ट्रक्चर मानती हैं, या गवर्नमेंट की पहल में कमी मानती हैं? देखिए, दो इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, इसको तो ज़्यादा एक्सपर्ट्स ही बयां कर सकते हैं, जो कि मैं एज अ समझती हूँ कि जो ब्लू कॉलर जॉब जिसकी आप बात करें, लेबर फोर्स की बात करें, एक तो वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पर महिलाओं को तो वैसे ही पहले ही बहुत सारा शोषण हो रहा था महिलाओं का, और मुझे लगता है कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से और मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में जब तक नहीं किया जाए, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी है, गैप है। मे बी इसलिए क्योंकि देखिए, जब एक महिला बाहर निकल के एज अ लेबर काम करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो अपना प्रेग्नेंट भी होती हैं, या बच्चे होते हैं, या बहुत सारे शारीरिक कारण होते हैं, मेंस्ट्रुएशनल का इशू है। तो वो सब चीज़ों को लेते हुए वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं उस तरह के कार्यों को, क्योंकि उनके परिवार को भी उन्होंने संभालना है। तो वो आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि दूर है कंस्ट्रक्शन साइट, या इधर अगर आप लेबर की बात करें, तो मुझे लगता है ये सारे कारणों से और भी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। लेबर फोर्स में मैम वैसे तमाम इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन की बात है, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हम बात करें या फिर ब्लू कलर जॉब, और ये तमाम इंडस्ट्रीज में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है हमारे देश में। तो इसका कारण जो है वो महिलाओं की अनिच्छा ज़्यादा है या सोशल स्ट्रक्चर ज़्यादा है? आई थिंक वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बैकअप में सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे हैं, आप जैसा कि मैंने बोला, महिलाएं घर का भी काम करेंगी, फिर वो बाहर भी निकलेंगी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी उन पर है, और फैमिली में बच्चे हैं, तो एक सोशल सपोर्ट जो होती है, जो उसको एक इनकरेज करती है कि वो घर से बाहर निकल के काम करे, वो उसकी बहुत बड़ी कमी है। वो इतनी बड़ी कमी है कि वो पूरी करना बहुत मुश्किल है, बट सरकारों का इस तरफ ध्यान भी नहीं है। जैसे हम क्रैश की बात करते हैं, जहाँ वो बच्चों को छोड़ के काम पे जा सकें, स्पेशली जो जिन ब्लू कॉलर जॉब्स की या लेबर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, नॉट इवन कॉर्पोरेट लेवल पे लेडीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इन लोगों की तो स्ट्रगल और भी ज़्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट में और जो अपर मिडिल क्लास लड़कियां हैं, वो उनके महिलाएं हैं, जो उनके पास तो एक डोमेस्टिक हेल्प है, ये खुद ही अपना पूरा परिवार देखना, फिर बाहर निकल के काम करना, तो सोशल बैकअप की बहुत कमी है, और वो बैकअप बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मतलब वो वैक्यूम बहुत बड़ा है, वो गैप बहुत बड़ा है, उसको भरने के लिए बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। ठीक है। आखिरी सवाल ये मैं आपसे लेना चाहूँगा कि 9 साल हुए हैं मोदी सरकार को, 1 और साल बचा हुआ है, उसके बाद चुनाव होंगे और फिर चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि आगे और 5 साल मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। सरकार को, क्योंकि पॉलिसीज़ कागज़ों पे बहुत सारा सरकार लेके आ रही है, लेकिन धरातल पर स्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया नहीं। तो धरातल पर बदलाव आए, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार को क्या करना चाहिए? नियत में दिक्कत है या इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? पहली दिक्कत तो नियत में ही है, और नियत के बाद अगर थोड़ा बहुत वो करना आप चाह भी रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म इतने हमारे देश में इतना डायनेमिक्स है ना, आप देखिए कि हर स्तर पर डायनेमिक है। आपको पंचायत लेवल तक बॉटम्स अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोच से काम करना पड़ेगा। आप सरकारी दफ्तरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर जो आप नीतियाँ बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन पंचायत लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल तक कैसे हो, उसके लिए एक मैकेनिज़्म हालांकि बहुत सालों से है, रहा है। आंगनवाड़ी हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, आशा वर्कर्स हैं, महिलाओं तक पहुंचने की बहुत बढ़िया एक हमारे पास ऑलरेडी एक फोर्स है, बट उनको सशक्त करने का कुछ भी नहीं है। आज भी देख लीजिए, ये आंगनवाड़ी महिलाएं जो हैं, वो अपनी सैलरी के लिए परेशान रहती हैं, आशा वर्कर्स का भी यही हाल है। तो उनको सशक्त जो करने का एक मैकेनिज़्म है, उसमें नियत की भी कमी मुझे दिखती है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़म्स की भी कमी दिखती है, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब प्रायोरिटी ही नहीं है। तो वो प्रायोरिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। महिलाएं प्राथमिकता नहीं है सरकारों की, और जब वो प्राथमिकता बनेंगी तभी बदलाव आएगा धरातल पर, वरना कागज़ों पर पॉलिसी बनाते रहें और उन पॉलिसीज़ को ब्रांड करते रहें, फ़ायदा नहीं होने वाला है, धरातल पर कुछ पुख्ता आने वाला नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप देख रहे थे मॉलिटेक, शुक्रिया।